हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोग का हिंदी का मॉडल पेपर सेट 3 जितना सारा ऑब्जेक्टिव्स वाले सभी का वन शॉट वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। और दोस्तों समझ लीजिए, जो व्याकरण है काफी सारी इंपॉर्टेंट है और आप लोग का व्याकरण का अलग से वीडियो भी आएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाओ, क्योंकि एग्जाम सामने है। पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, ठीक है, और पढ़ लो ताकि एग्जाम में रिजल्ट बहुत बढ़िया हो, जिस प्रकार पिछले साल वाले विद्यार्थी के थे इस बार भी आप लोग टॉप करो और फोड़ो। बिल्कुल, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला दोस्तों आप लोगों का एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना है कि और बहुत ही अच्छा है, आप लोगों के लिए एकदम सटीक बैठता है। क्या देखिए, इसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा इसको समझना भी है। आप लोगों को बिल्कुल सटीक बैठता है क्या कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, विद्यार्थी जीवन जो होता है मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर यहाँ बच्चे भटक गए तो फिर समझ लो पूरा जीवन भटक गया उनका। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं, विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। और यही दोस्तों विद्यार्थी अगर यह इसका आधारशिला अगर अच्छा बन जाता है, ठीक है, नींव दृढ़ बन जाती है तो उनका बिल्कुल पूरा जीवन सुदृढ़ बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वो आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है और एक अच्छा जीवन जीता है। तो बिल्कुल आपसे सभी पर सटक बैठते हो, आप लोग विद्यार्थी हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका जो काम सबसे पहला है अभी पढ़ना, ठीक है, स्टडी करना, उसको कीजिए ताकि अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाओ। पहला सवाल है दोस्तों कि किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो विद्यार्थी जीवन को, तो ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया, तो विद्यार्थी काल को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है, तो स्वास्थ्य सुंदर बनता है, ऑप्शन 100 हो जाएगा। अगला सवाल है, मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसे विकास होता है, विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हम लोग का, एक दोस्तों यहाँ पर काव्यांश दिया है, कविता, पथ भूल न जाना, पाचिक पाचिक नहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगी, तो इसको लोग पढ़ लेना। चलिए हम लोग सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है, तो राही एकाकीपन का अनुभव दोस्तों कब करता है, जब वो विफल हो जाता है। तो विफल होने पर यहाँ पर सही उत्तर 5 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है, कवि किस पद को न भूलने की बात कह रहे हैं। तो कवि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कर्तव्य पद को न भूलने की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो दोस्तों कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग बाधा के लिए किया है। बिल्कुल, कांटा एक तरह से बाधा ही है ना, रुकावट है रास्ते में कांटा, तो बाधा हो जाएगा। अगला सवाल है, कविता में पाथिक किसका अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कविता में दोस्तों पाथिक जो हुआ है किसका अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो राहगीर, यहाँ राहगीर होगा, ठीक है, राहगीर। पाथिक मतलब राहगीर, जो रास्ते में चलता है, राहगीर। अब दोस्तों व्याकरण में आ जाता है हम लोग। व्याकरण का पहला सवाल है कि जिस काव्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे डैश कहते हैं। क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ही तो बोलते हैं दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे सीता ने उसे पानी पिलाया, ठीक है, सीता ने उसको पानी पिलाने के लिए बोला, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कह सकते हो प्रेरणार्थक क्रिया मतलब खुद ना करके क्या करता है, स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है। उसने बच्चे को पानी पिलवाया, किसी और के सहारे पिलवाया, ठीक है। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों जो होती है ना, किसी और के सहारे से कराया जाता है। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, कौन सा वाक्य का अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया कौन, जिसमें कर्म नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अकर्मक हो जाएगा। क्या दौड़ रहे हैं, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाकी सारी कविता पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कविता। क्या खाता है, पान खाता है। क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, सारे में जवाब मिल रहा है। हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य क्रिया का भेद है। 11 नंबर सवाल देखिए जी, ये दोस्तों हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। हवा धीरे धीरे बह रही है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या है। सभी मैदान में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रियापद हो जाएगा। 9 नंबर, मैं कहानी पढ़ता हूँ, किस वाच्य को उदाहरण है। सिंपल सा वाच्य है दोस्तों, कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैं कहानी पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा कहानी अगर पढ़ा जाता है तब कर्म वाच्य होता है। जहां पर द्वारा लग जाएगा दोस्तों वहां क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। लेकिन सिंपल सा सेंटेंस है, मैं कहानी पढ़ता हूँ, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जिस वाच्य क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन एवं अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य है, तो वह वाच्य दोस्तों क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। क्या, जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन एवं अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाए। ऑप्शन नंबर 14 का गौ बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि
अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाई गई है, किस बच्चे द्वारा आ गया तो कर्म बच्चे हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, ख नंबर कर्म बच्चे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणभूमि कौन सा समास है, रणभूमि, रणभूमि कौन सा समास है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों ये होता है आप लोग का तत्पुरुष समास, ठीक है, रणभूमि तत्पुरुष समास। आप लोग समास के बारे में डिटेल वीडियो आएगा तो आप लोग और अच्छे समझ में आएगा। डैश समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा धर्मधारय नहीं कर्मधारय होगा, ठीक है, कर्मधारय समास में। अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ इसका कपड़ा होता है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, बाकी नहीं है। मैं भी किताब पढ़ूंगा रेखांकित पद की किस अव्यय का उदाहरण है, मैं भी किताब पढ़ूंगा दोस्तों, तो ये आप लोग का हो जाएगा क्या, मैं भी किताब पढ़ूंगा, ये किसका मतलब किस अव्यय का उदाहरण है, तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा निपात का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा निपात, मैं भी किताब पढ़ूंगा, ये हो जाएगा निपात का। मैं आप लोग एग्जाम्पल और भी बताऊंगा आगे, चिंता मत करो। डैश तुम दिखाई नहीं देते, उपायुक्त अव्यय के रिक्त स्थान की पूर्ति करे, आजकल तुम दिखाई नहीं देते, आजकल भर देना यहाँ पर। जहां चाह होती है वहीं राह होती है, आश्रित उपायिका का भेद का नाम लिखिए। दोस्तों याद रखिएगा, जहां शब्द भी आएगा, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपायिका हो जाएगा। जहां चाह होती है तो जहां स्टार्टिंग होगा, जहां से वहां बोल दोगे क्या, क्रिया विशेषण उपायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश को पढ़ना है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च का संयोग करके चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। बिल्कुल वो लखनवी अंदाज वाला बात है ना। प्रस्तुत गद्यांश किस, अरे प्रस्तुत गधा नहीं भाई, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये नेताजी का चश्मा से लिया गया, सॉरी भाई साहब, नेताजी का चश्मा नहीं, ये आप लोगों लखनवी अंदाज से लिया गया है, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, तो सूंघ करके प्राप्त किया, गौर ख नंबर हो जाएगा। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ न थी, उसके लिए जहर का विधान क्यों, तो ये दोस्तों इसका दिया हुआ कुछ लिखा हुआ 2 लाइन और उस पर आपको जवाब देना है कि फादर कामिल बुल की मृत्यु कैसे हुई, तो जहरबाद से हुई, यानी कि घ नंबर सही हो जाएगा। जहरबाद किस रोग को कहते हैं, तो दोस्तों जहरबाद गैंग्रीन को भी कहते हैं, ठीक है, गैंग्रीन को ही जहरबाद कहते हैं, याद रखना। बधे पापू अपरी करी अपकी रति हारे, मारतुहु पा परि तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरु धानु बान तुम्हारा। इस परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है, श्री राम जी जहाँ पर थे, ठीक है, जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था सीता के स्वयंवर में, तब परशुराम जी वहाँ गए थे और उन लोगों के बीच ये बातचीत हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे, तो आपको पता है दोस्तों परशुराम जी जो थे वो ब्राह्मण थे, इसलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से लड़ाई नहीं करना चाहते थे। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है दोस्तों, तो परशुराम जी के वचन जो है कोटि कुलिस के समान है, मतलब यहाँ कहा गया कि परशुराम का जो वचन है वही वज्र के समान है, ठीक है। परशुराम को पता है कितने शक्तिशाली थे, पूरे पृथ्वी को छत्र विहीन कर दिए थे कौन, परशुराम जी, ठीक है, सारे छत्र दड़ गए थे, इस प्रकार से उनके कुल्हाड़ी में दम था परशुराम, ठीक है। नेक्स्ट कौन, हाँ, तुम्हारी अदंतुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गाज छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा, कठिन पाषाण छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बच्चों के नए नए दांत, ऑप्शन नंबर घ। मृतक में जान डाल देने की शक्ति किसमें है, तो बच्चे की मुस्कान में है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज, यहाँ हवज नहीं दोस्तों, भृगु कुल के वज होगा, ठीक है, वज किसे कहा है, तो तुलसीदास जी ने दोस्तों भृगु कुल के वज किसे कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका परशुराम जी को, ठीक है, तो 30 का गौ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परशुराम को। उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है, उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया दोस्तों, तो उत्साह में बादल को संबोधित किया गया है। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है दोस्तों उसमें, ठीक है, वसंत के सुंदर सुंदर दृश्यों के बारे में अंकित किया गया उसमें। कवि किसे धन्य कह रहा है, तो कवि दोस्तों शिशु की माँ को धन्य कह रहा है, यानी माँ को ख सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट 34 में क्या बोल रहा है कि हर सुख में क्या छिपा रहता है, हर सुख में दोस्तों दुख छिपा रहता है, 34 का क सही हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी, तो नाक गायब हो गई थी, कौन नंबर सही हो जाएगा। गैंगटोक नगर किसकी राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या ख सही हो जाएगा। बाबूजी की पूजा वाली अचमनी क्या बनती थी, तो ये दोस्तों बाबूजी की पूजा वाली अचमनी क्या बनती थी, कलछी बनती थी, घ नंबर सही। कलछी का मतलब क्या होता है कमेंट में आप लोग जरूर बोलना। फादर कामिल बुल्की की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों जहरबाद से उनकी मृत्यु हुई थी, ख नंबर सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या थे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ठीक है।
ऐसे ही किताब में क्या लिखा है कि बाल गंगाधर भगत नहीं साधु थे, नहीं महात्मा थे, ठीक है, वो नहीं सन्यासी थे। तो बाल गंगाधर भगत थे कौन? तो दोस्तों ये गृहस्थ परिवार से थे, ठीक है, उनके घर में सभी कोई रहते थे, वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ प्रकार के थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? ये कमेंट में आंसर देना आप लोग, किसका उत्तर क्या होगा। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ पर शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में कि चर्च में? सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर देना, इसका उत्तर क्या होगा। ओके, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में कमेंट कर देना। ओके चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।